तारीख थी 27 जून 1976। आसमान में सब कुछ बिल्कुल शांत था और फिर अचानक एयर फ्रांस की फ्लाइट 139 रडार से गायब हो गई। ये कोई मामूली तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संकट की शुरुआत थी जो आगे चलकर दुनिया के सबसे हैरत अंगेज रेस्क्यू मिशंस में से एक को जन्म देने वाला था। प्लेन ने एथेंस से उड़ान भरी ही थी। बस कुछ ही मिनट हुए थे कि अचानक एक चीख ने विमान की खामोशी को तोड़ दिया। पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन और जर्मन रेवोल्यूशनरी सेल्स, इन दो गुटों के 4 आतंकवादी हाथों में पिस्तौलें और ग्रेनेड लिए सीधे कॉकपिट में घुस गए। अब वो विमान उनके कब्जे में था। यात्रियों के चेहरे पर जो खौफ था वो साफ देखा जा सकता था, खासकर तब जब उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका प्लेन पेरिस नहीं बल्कि अफ्रीका की तरफ बढ़ रहा है। उनकी मंजिल युगांडा, एक ऐसा देश जहां एक बेहद क्रूर और सनकी तानाशाह का राज था, ईदी अमीन। अब तो अनिश्चितता का अंधेरा और भी घना हो चुका था। जैसे ही प्लेन एंटेबे की जमीन पर उतरा, उम्मीद की जो आखिरी किरण थी वो भी बुझ गई, क्योंकि वहां युगांडा के सैनिक अपहरणकर्ताओं का स्वागत करने के लिए खड़े थे। यात्रियों को प्लेन से नीचे उतारा गया और एक पुराने टूटे फूटे टर्मिनल बिल्डिंग में ले जाकर कैद कर दिया गया। अब वो सिर्फ कुछ हाईजैकर्स के बंधक नहीं थे, वो एक पूरी की पूरी सरकार के बंधक बन चुके थे। हाईजैकर्स का पैगाम बिल्कुल साफ और बेरहम था। उनकी मांग थी दुनिया भर की अलग अलग जेलों में बंद 53 आतंकवादियों की रिहाई, और इसके लिए उन्होंने एक डेडलाइन भी तय कर दी, 1 जुलाई। साफ कह दिया गया था कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो एक एक करके बंधुकों को मार दिया जाएगा। अब वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा था। जैसे ही यह खबर तेल अवीव पहुंची, इजराइल के खुफिया तंत्र की गहरी परछाइयों में एक जबरदस्त हलचल शुरू हो गई। मोसाद, इजरायली डिफेंस फोर्सेस सब के सब हरकत में आ गए। उनके सामने एक ऐसा सवाल खड़ा था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। सवाल ये था कि हजारों किलोमीटर दूर एक दुश्मन देश में फंसे अपने लोगों को आखिर बचाया कैसे जाए। लेकिन इसी बीच अपहरणकर्ताओं से एक बहुत बड़ी भूल हो गई, एक ऐसी स्ट्रेटेजिक गलती जो उन पर भारी पड़ने वाली थी। उन्होंने गैर यहूदी और गैर इजरायली बंधकों को छोड़ने का फैसला कर लिया। देखने में ये शायद एक रहम का काम लगे, लेकिन असल में इसने मोसाद के लिए एक दरवाजा खोल दिया था, क्योंकि पेरिस पहुंचते ही ये रिहा हुए बंधक अब खुफिया जानकारी का जीता जागता खजाना थे। देखिए, इंटेलिजेंस जुटाने का कोई एक तय फॉर्मूला नहीं होता। ये हमेशा सिचुएशन के हिसाब से बदलता है। एक तरफ जहां मोसाद रिहा हुए बंधकों से एक एक डिटेल निकलवा रही थी, टर्मिनल का नक्शा, गार्ड्स की पोजीशन, सब कुछ, वहीं दूसरी तरफ एक दिलचस्प किस्सा हमारी अपनी एजेंसी रॉ का भी है। एक बार पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंफर्म करने के लिए रॉ ने गुपचुप तरीके से उनके साइंटिस्ट्स के बालों के सैंपल का एनालिसिस किया था। तो ये दोनों ही किस्से एक बात साफ करते हैं कि इंटेलिजेंस की दुनिया में क्रिएटिविटी और हालात के हिसाब से ढल जाना ही सबसे बड़े हथियार होते हैं। तो रिहा हुए बंधकों की यादों को एक एक कर कागज पर उतारा जा रहा था, और फिर एक और किस्मत की बात सामने आई। पता चला कि एंटेबे का वो पुराना टर्मिनल एक इजरायली कंपनी ने ही बनाया था और उसके ओरिजिनल ब्लूप्रिंट्स तेल अवीव में ही मौजूद थे। बस फिर क्या था, इन दोनों जानकारियों को मिलाया गया और रेगिस्तान के बीचों बीच एंटेबे टर्मिनल का एक हूबहू रेप्लिका, एक मॉडल तैयार कर लिया गया और उसी पर कमांडोज ने हमले की प्रैक्टिस शुरू कर दी। उधर तेल अवीव में बंद दरवाजों के पीछे इजरायली कैबिनेट में एक बहुत ही मुश्किल बहस चल रही थी। सवाल यह था कि क्या किया जाए, क्या आतंकवादियों के सामने घुटने टेक दें और बातचीत करें, या फिर एक ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन का खतरा मोल लें जिसमें बंधकों की जान भी जा सकती थी। ये एक तरह से पूरे देश के वजूद की परीक्षा थी। उस वक्त के प्रधानमंत्री यित्साक रॉबिन उन पर दबाव अपनी इंतहा पर था। हर एक गुजरता हुआ पल बंधकों को मौत के और करीब ले जा रहा था। उन्हें एक फैसला लेना था, एक ऐसा फैसला जो सिर्फ उन 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगियों का भविष्य तय नहीं करने वाला था, बल्कि ये फैसला हमेशा हमेशा के लिए इजराइल की पहचान को भी तय करने वाला था। देखिए, किसी भी इंटेलिजेंस ऑपरेशन की कामयाबी के लिए पॉलिटिकल विल यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति सबसे जरूरी होती है। जैसे भारत में ही रॉ के इतिहास को देखें तो इंदिरा गांधी जैसे नेताओं के मजबूत सपोर्ट ने एजेंसी को कमाल के नतीजे देने में मदद की। वहीं मोरारजी देसाई जैसे नेताओं के अविश्वास ने उसी एजेंसी की ताकत को कम कर दिया। एंटेबे के मामले में भी इजरायली लीडरशिप बिल्कुल ऐसे ही एक दोराहे पे खड़ी थी। उनका फैसला सिर्फ बंधकों का ही नहीं बल्कि अपनी खुफिया एजेंसियों का भविष्य भी तय करने वाला था।
जब बातचीत के लगभग सारे दरवाजे बंद हो गए तो एक प्लान ने शक्ल लेनी शुरू की। एक ऐसा प्लान जो जितना साहसी था उतना ही उस पर यकीन करना मुश्किल। ये एक ऐसा जुआ था कि अगर चल गया तो इतिहास बन जाता और अगर फेल हो गया तो एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी। और चुनौती लगभग नामुमकिन थी। सोचिए 4000 किलोमीटर का फासला, दुश्मन का एयर स्पेस और एक बिल्कुल अनजान इलाका। इजरायली प्लानर्स को फिजिक्स और मिलिट्री स्ट्रैटेजी दोनों के नियमों को तोड़ना था। यहां गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और इस प्लान का नाम था ऑपरेशन थंडरबोल्ट। प्लान ये था, 4 विशाल C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट प्लेन रात के घुप अंधेरे में उड़ान भरेंगे, दुश्मन के रडार को चकमा देते हुए सीधे एंटीबे एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और बिजली की रफ्तार से हमला कर देंगे। स्पीड और सरप्राइज, बस यही 2 चीजें इस प्लान की जान थीं। अब देखिए, हर बड़े प्लान में एक मास्टर स्ट्रोक होता है, एक ऐसा दांव जो या तो सब कुछ बना देता है या बिगाड़ देता है। यहां वो दांव थी एक काली मर्सिडीज। जी हां, एक कार। प्लेन के अंदर बिल्कुल वैसी ही एक गाड़ी रखी गई थी जैसी तानाशाह ईदी अमीन इस्तेमाल करता था। मकसद साफ था, कमांडोज बिना किसी को शक हुए सीधे टर्मिनल तक पहुंच जाएं। ये धोखे का एक बेमिसाल दांव था। तारीख 3 जुलाई 1976, रात का वक्त। प्लान को हरी झंडी मिल चुकी थी। इजराइल के सबसे काबिल, सबसे बेहतरीन कमांडो अपने प्लेन में सवार हो रहे थे। वो एक ऐसे मिशन पर निकल रहे थे जहां से वापसी की कोई गारंटी नहीं थी। रात के ठीक 11 बजे पहला C-130 हरक्यूलिस लगभग बिना किसी आवाज के एंटेबे के रनवे को छूता है। प्लेन का पिछला रैंप हवा में ही खुल चुका था। मर्सिडीज और लैंड रोवर्स तेजी से बाहर निकली। मिशन शुरू हो चुका था और घड़ी की टिक टिक भी। लेकिन तभी प्लान में पहली गड़बड़ हुई। एक छोटी सी चूक। हुआ ये कि ईदी अमीन ने कुछ ही दिन पहले अपनी काली मर्सिडीज को एक सफेद कार से बदल लिया था और ये खबर इंटेलिजेंस को नहीं थी। युगांडा के गार्ड्स ने इस अजीब से काफिले को रोका और कमांडोज को गोली चलानी पड़ी। सरप्राइज का जो एलिमेंट था वो खत्म हो चुका था। अब सब कुछ सिर्फ रफ्तार पर टिका था। मिशन कमांडर योनातन नेतन्याहू की लीडरशिप में टीम ने टर्मिनल पर धावा बोल दिया। अंदर गोलियों की आवाज गूंज उठी। एक जबरदस्त फायर फाइट हुई और बस कुछ ही मिनटों में सातों के सातों हाईजैकर्स ढेर कर दिए गए। लेकिन इस जीत की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मिशन को लीड कर रहे योनातन नेतन्याहू, जो कि मौजूदा इजरायली प्रधानमंत्री के बड़े भाई हैं, एक बार्ड की गोली लगने से बुरी तरह जख्मी हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। पूरा ऑपरेशन सिर्फ 53 मिनट चला, लेकिन इन 53 मिनटों में कई जानें गईं। क्रॉस फायरिंग में 3 बंदूकों की मौत हो गई। योनातन नेतन्याहू इस मिशन में शहीद होने वाले अकेले इजरायली कमांडो थे। इनके अलावा 7 हाईजैकर्स और करीब 45 युगांडाई सैनिक भी मारे गए। जब गोलियों का शोर थमा और C-130 विमानों ने वापस आसमान में उड़ान भरी तो पूरी दुनिया ने मानो अपनी सांसें रोक ली थी। एंटेबे में जो हुआ था उसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देने वाली थी। कुल 102 बंधकों को सही सलामत बचाकर इजराइल वापस लाया गया। वहां उनका स्वागत हीरो की तरह हुआ। लेकिन इस कहानी का एक बहुत ही दर्दनाक पहलू भी था। 75 साल की एक महिला डोरा ब्लोच, जिन्हें रेड से पहले ही तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था, उन्हें ईदी अमीन ने बदले की आग में अपने हुक्म पर बेरहमी से मरवा दिया। ऑपरेशन थंडरबोल्ट को आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी और निर्णायक जीत के तौर पर याद किया जाता है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये ऑपरेशन आज भी कुछ बेहद पेचीदा सवाल खड़े करता है। किसी देश की संप्रभुता का सवाल, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सवाल और सबसे बड़ा सवाल ये कि एक देश अपने नागरिकों को बचाने के लिए आखिर किस हद तक जा सकता है।